हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम कवर देखने जा रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मतलब यूजीसी का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शामिल है, उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो सिलेबस है, इसका उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य है उम्मीदवारों की शिक्षण और शोध क्षमताओं का आकलन करना। ये जो यूजीसी ने सिलेबस दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो यूजीसी में उपस्थित होने वाले, एनटीए में उपस्थित होने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनकी शिक्षण संबंधी और शोध संबंधी जो क्षमताएं हैं, एफिशिएंसीज हैं, उनका आकलन करना कि उनमें कितनी शोध क्षमताएं हैं। परीक्षण का उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान योग्यता और उनमें अनुसंधान की और शिक्षण की कितनी योग्यताएं हैं, उनका आकलन करने के लिए इस पेपर का जो सिलेबस है वो तैयार किया गया है। उम्मीदवारों से संज्ञानात्मक क्षमताओं को रखने, यानी कि उनके दिमाग की क्षमता कितनी है, और प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। और उस दिमाग में जो क्षमताएं हैं, उसको प्रदर्शित करने की जो क्षमताएं हैं, उसको समझने के लिए इस पेपर का गठन किया गया, जिसमें समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन करने की क्षमता, तर्कों की संरचना, यानी कि तर्क किस प्रकार से दिए गए उनकी संरचना को समझना, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल है। ठीक है, उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य जागरूकता रखें। इस परीक्षा में जो भी उम्मीदवार शामिल होते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि हायर एजुकेशन की प्रणाली कैसी है, उनमें किस किस प्रकार की सीखने की प्रक्रियाएं हैं, और उनके बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए इस पेपर का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, इसके अलावा उन्हें जो उम्मीदवार हैं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव के बीच बातचीत के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो उम्मीदवार हैं उनको अपने जो पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं, उनमें जो उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, उसके कारण जो उत्पन्न समस्याएं हैं, उनके प्रभाव, उनकी गुणवत्ता के बारे में भी बातचीत का पता होना चाहिए। इसीलिए इस पेपर का गठन किया गया। तो आइए इस सिलेबस का विवरण इस प्रकार पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस मैंने बनाया है, वैसे तो यूजीसी ने बना करके दिया है, लेकिन मैंने इसको हिंदी ट्रांसलेट किया है, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। तो इसका हिंदी भी देखेंगे अपन और इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण जो अपन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और शिक्षण के जो 3 स्तर हैं, इस कौन कौन से स्तर हैं, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और ये रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो 3 स्तर हैं टीचिंग के, वो भी अपन को पढ़ने हैं इसमें। और टीचिंग के लक्षण और बुनियादी आवश्यकताएं, टीचिंग के लक्षण क्या है और उनकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। ये जो मैं है इसको मत पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा है सेकंड है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो सीखने वाला होता है, शिक्षार्थी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। इस शिक्षार्थी में जो शिक्षार्थी शामिल है वो कौन कौन से हैं, किशोर शिक्षार्थी हैं और वयस्क शिक्षार्थी हैं। किशोर का मतलब जो एडोलेसेंट है, मतलब 18 साल से नीचे के और 12 साल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, और एडल्ट लर्नर जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उनकी जो शिक्षार्थी हैं कौन कौन से, किशोर और वयस्क, उनके शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक जो विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं में किशोर और वयस्क में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं, उनको भी अपन सिलेबस में शामिल किया गया है।
ठीक है, अपने वाले सिलेबस में शामिल किया गया। ठीक है, ये क्या थे? लर्नर के एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शामिल किया गया, और इनमें इन दोनों में क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, यानी कि ऐसे फैक्टर्स का अध्ययन भी अपन को करना है जो शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, निर्देशात्मक सुविधाएं और सीखने का माहौल और संस्थान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जो शिक्षण है उसको प्रभावित करने वाली जो कारक हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे शिक्षक कैसा है, शिक्षार्थी की जो बिहेव है वो कैसा है, शिक्षण में उपलब्ध शिक्षण में जो सहायक सामग्री है वो कैसी उपयोग की जा रही है, शिक्षक जो है वो निर्देश किस प्रकार से दे रहा है, सीखने का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, और सीखने की जो संस्थान है, कोई सी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कैसी है, उसके बारे में भी अध्ययन किया गया है। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, इसके अलावा क्या किया गया है? उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण के तरीके, यानी कि हायर एजुकेशन में जो शिक्षण की कराई जाती है, टीचिंग कराई जाती है, उसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ मतलब टीचर सेंटर्ड कैसी है वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड कैसी है। मतलब टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड में कंपैरिजन किया गया है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन में पढ़ाई कैसी होती है, उसके विरुद्ध ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होती है। ऑनलाइन में क्या क्या है, स्वयं प्रभा है, मॉक्स है, इनके बारे में अध्ययन अपने को सिलेबस के अनुसार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम कौन कौन से हैं जो टीचिंग करने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम थे? एक तो ट्रेडिशनल है जो कि पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है जो सिस्टम है गुरुकुल टाइप से। दूसरा है मॉडर्न जो वर्तमान में चल रहा है, बोर्ड वगैरह, क्लासरूम वगैरह, ओरल वगैरह, रिटर्न वगैरह। और तीसरा जो है वो वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आईसीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित जो सपोर्ट सिस्टम है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम जो मूल्यांकन प्रणाली है उसके बारे में भी अपने को पढ़ना है कि कौन कौन से मूल्यांकन है। जैसे 3-4 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, इस प्रकार के जो मूल्यांकन है वो अपने को पढ़ना है। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के तत्व हैं और उनके प्रकार पढ़ने हैं। उच्च शिक्षा में पसंद पर आधारित क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है हायर एजुकेशन में, उसके बारे में भी अपने को पढ़ना है कि स्टूडेंट किस प्रकार से अपने जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट इंटरेस्ट के अनुसार कौन कौन से कोर्स चूज़ कर सकता है, वो भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पढ़ देंगे, कंप्यूटर पर आधारित जो परीक्षण होता है वो भी करेंगे। एग्ज़ाम होती है जैसे आजकल चल रही है ना रेलवे वगैरह में, अपने एनटीए में ही देख लो, नेट में कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो होता है। और मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार, यानी कि इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम, यानी कि जो मूल्यांकन प्रणाली है उनमें नई नई शोध कौन कौन से किए जाते हैं, कौन कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट 1। यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 है अपनी अनुसंधान योग्यता, शोध एप्टीट्यूड, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड। अनुसंधान का हमें अर्थ देखना है, अनुसंधान का हमें प्रकार देखना है, अनुसंधान के लक्षण देखने हैं, यानी कि मीनिंग टाइप देखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद और अनुसंधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपने को देखना है, सिलेबस में शामिल है अपने। अनुसंधान करने के तरीके क्या हैं? तरीकों में देखिए प्रायोगिक तरीका है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वर्णनात्मक है यानी कि डिस्क्रिप्टिव है, ऐतिहासिक है मतलब हिस्टोरिकल है, गुणात्मक और मात्रात्मक है यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड है। रिसर्च के मेथड है वो भी अपने को पढ़ने हैं। अनुसंधान के चरण हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मतलब अनुसंधान कितने चरणों में किया जाता है? आई थिंक 8 चरणों में किया जाता है। तो उन चरणों में स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उसके बाद जो अपना रिसर्च हाइपोथेसिस है वो तैयार की जाती है। रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के बाद वो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। फिर ऐसे मतलब जो हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, उसके बाद में
डेटा कलेक्शन का मेथड है, मेथड का एनालिसिस है, फिर रिपोर्ट राइटिंग है। ऐसे कई तरह के जो 8 स्टेप हैं रिसर्च के, वो अपने को पढ़ना है। थीसिस और लेखन संदर्भ के प्रारूप और शैली, जो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है उसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ना है अपने को, और इसकी जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो भी अपने को पढ़नी है। अनुसंधान में आईसीटी का प्रयोग, वर्तमान में जो आईसीटी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो सब काम आजकल जैसे कि इंटरनेट से हो रहा है, इंटरनेट से ही मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो काम हो रहा है, उसके रिसर्च में जो भी प्रभाव है, जो भी प्रायोगिकता है, जो भी प्रासंगिकता है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें। अनुसंधान की नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स, रिसर्च करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें रिसर्च के अंदर उचित है, कौन कौन सी चीज़ें रिसर्च के अंदर अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात छुपानी चाहिए, कौन सी बात प्रकाशित करनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें कौन सी चीज़ में पढ़नी पड़ती है, अनुसंधान नैतिकता में पढ़नी पड़ती है। तो चलिए यूनिट नंबर 2 हो ही गया। यूनिट नंबर 3 समझते हैं। यूनिट नंबर 3 है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में से आपको एक मतलब गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ मतलब, और उसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन अलग से छांटे जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको उस पैराग्राफ में ढूंढना होगा। ऐसे करके आपके कम से कम भी 10 नंबर का ये एक क्वेश्चन आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा करके और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे, उस 5 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और आपको 10 नंबर प्राप्त कर लेना है। ये तो बहुत ही ईजी पड़ता है लगभग। यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब अपने को पढ़ना है, कम्युनिकेशन के प्रकार अपने को पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन की विशेषताएं अपने को पढ़नी है, ठीक है। कम्युनिकेशन का अर्थ अपने को पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, और कम्युनिकेशन की विशेषताएं हो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अपने को पढ़ने हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रभावी संचार क्या होता है, प्रभावी संचार किस प्रकार किया जाता है, मौखिक किया जाता है, गैर मौखिक किया जाता है, यानी कि जो रिटन है, इसके अलावा जो वर्बल है वो किया जाता है, नॉन वर्बल और वर्बल। इंटरकल्चरल, अंतर सांस्कृतिक यानी कि एक संस्कृति के अंदर किस प्रकार का संचार होता है, समूह संचार किस प्रकार का होता है, एक कक्षा के अंदर किस प्रकार का संचार होता है। ये सारे प्रकार के संचार अपने को कम्युनिकेशन जो यूनिट 4 है उसके अंदर पढ़ने होते हैं। प्रभावी संचार की बाधाएं, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी भी संचार को करने में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे अपन कहीं पर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी एक दूसरे को बातें सुनाई दे रही है, लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही होती है, तो ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो अपनी बातों में जो अपना कन्वर्सेशन हो, जो अपना कम्युनिकेशन है, उसमें क्या करती है, वो बाधा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की बाधाएं हैं, जैसे माइक हो गया, गाड़ियों का हॉर्न हो गया, रेल हो गया, आवाज़ कम आना, नेटवर्क चला जाना, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उसको बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। मास मीडिया और समाज यानी कि मास मीडिया इन सोसाइटी, मास मीडिया क्या होता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये क्या है, सभी मास मीडिया है। जो एक व्यक्ति संदेश देता है और पूरी दुनिया मतलब बहुत बड़े जनसमूह तक उसको पहुंचाया जाता है, उसे मास मीडिया और सोसाइटी का कहा जाता है। तो ये भी कम्युनिकेशन टॉपिक में आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 देखते हैं। यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल और जो रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग कौन सी, जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक वाली रीजनिंग जिसमें आपको इक्वेशन लगाने पड़ते हैं, आपको मैथमेटिकली वो जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, एक्स वाई करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इसमें सबसे पहले आपको पता लगा क्या पढ़ना है, तर्क के प्रकार पढ़ना है। उनके तर्क के प्रकारों में क्या क्या पढ़ना है, संख्या श्रृंखला, जैसे आपको कुछ श्रृंखला दी जाएगी 2 4 8 10 15 20 25 और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा। अक्षर श्रृंखला, ABCD वाली जो श्रृंखला होती है उनमें कुछ जो नंबर्स हैं, जो कुछ लेटर्स हैं वो मिसिंग कर दिए जाएंगे और आपको पूछे जाएंगे। कोड और संबंध, कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है, रीजनिंग में पढ़ी होगी आप लोगों ने। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाएगा, फ्रैक्शन पूछा जाएगा, यानी कि 1/2 का वो 15 क्या है, 20 क्या है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग है, एवरेज है। ये प्रकार ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं 5-7 वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कम से कम इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
और है यूनिट नंबर 6 देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ये बच्चे कहते हैं कि ये सबसे टफेस्ट स्टूडेंट्स के हिसाब से है, लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो ये टफेस्ट नहीं, टफ कह सकते हैं इसे, लेकिन टफेस्ट नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है, इसे जो यह यूनिट है इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, तर्क की जो संरचना है, समझ है, तर्क रूप है, स्पष्ट प्रस्ताव की संरचना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोदशा और आकृति पढ़नी पड़ेगी। औपचारिक और अनौपचारिक भ्रम पढ़ने पड़ेंगे आपको। भाषा का उपयोग पढ़ना पड़ेगा, शब्दों के अर्थ और उनके अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा। विरोध का शास्त्रीय वर्ग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़नी पड़ेगी, मूड्स एंड फिगर आपको पढ़ने का पड़ेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज आपको पढ़नी पड़ेगी, यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़नी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में से लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज में से एक क्वेश्चन आता है। मूड्स एंड फिगर्स में तो आता ही आता है, जैसे ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, ये वाले जो बनते हैं डायग्राम, डायग्राम कह सकते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मूड्स एंड फिगर, एवेल्युएटिंग डिस्टिंग्विटिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आपको पढ़ने की, एनालॉजीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, मूल्यांकन और अंतर करना पड़ेगा। सादृश्य आपको पढ़ना पड़ेगा। वेन आरेख पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेन आरेख का मतलब सब्जी, जैसे वो क्वेश्चन आते हैं, सब्जी और गाजर और टमाटर, इन तीनों में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो गाजर और टमाटर ये दोनों क्या है, सब्जी के रूप है। ठीक है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। भारतीय तर्क, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है, तर्क ज्ञान के साधन। ठीक है, भारतीय तर्क, इंडियन लॉजिक जिसे अपन बोलते हैं, अपन शुरू करने जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर इसको। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रमाण क्या है। प्रमाण 5-6 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थपत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। अनुमान को पढ़ना है आप लोगों को पूरा डिटेल में। अनुमान में एक चीज़ आती है व्याप्ति, जिसमें अपरिवर्तनीय संबंध, इनवेरिएबल रिलेशनशिप होता है उसमें, और वो किस किस के मध्य होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। अनुमान की भ्रांतियाँ पढ़नी पड़ेगी, अनुमान की संरचना और प्रकार पढ़ना पड़ेगा। अनुमान इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 हो गई। यूनिट नंबर 7 देखते हैं। यूनिट नंबर 7 में है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको एक सारणी दी जाएगी, उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और इन वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चंस के बतौर आपको 10 नंबर मिलेंगे। जैसे जो कॉम्प्रीहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर दे करके 10 क्वेश्चन हासिल करने थे। वैसे ये चार्ट आएगा, या तो ये ऐसे आएगा, या फिर पाई चार्ट में आएगा ऐसे, या फिर लाइन ग्राफ आएगा, ऐसे लाइन ग्राफ आएगा। तो उसमें से आपको पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। लगभग आपको मैथमेटिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में देखिए, सोर्स, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि किस प्रकार से चार्ट आता है, बाई चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है। उनको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, डेटा एंड गवर्नेंस क्या है, ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 देखते हैं। यूनिट नंबर 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। जो आप लोगों ने ICT की होगी, मतलब जो RSCIT वगैरह करते हैं ना, जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जाएगी। जैसे इसमें जो चीज़ें हैं, ICT जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी, और उन शॉर्ट फॉर्म में से आपको उनका जो फुल फॉर्म है वो बतानी पड़ेगी। जैसे CPU की फुल फॉर्म पूछ ली, CU की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर ICT की खुद की फुल फॉर्म पूछ ली। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C की कंट्रोल यूनिट, ICT की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हो गई। इस प्रकार की जो एब्रीवेशंस है, टर्मिनोलॉजीज़ है, वो आपको पूछी जाएगी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सामान्य जानकारी। इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वो सारी पूछी जाएगी। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आजकल जो हायर एजुकेशन में जो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है, ICT का यूज़ किया जा रहा है, वो किस प्रकार से प्रासंगिक है वर्तमान समय में, वो आपको पूछा जाएगा।
डिजिटल पहल कि किस प्रकार से इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है, ऑनलाइन इवैल्यूएशन किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। आईसीटी और प्रशासन, आईसीटी पढ़नी पड़ेगी और गवर्नमेंट का उसमें जो हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंट उसका यूज़ किस प्रकार से कर रही है प्रशासन को चलाने के लिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 9 देखते हैं। यूनिट नंबर 9 है सबसे लेंदी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 8 है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 16 है। ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो सहस्त्राब्दी विकास और सतत विकास लक्ष्य हैं। इसके अलावा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जब ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है तो क्या क्या इम्पेक्ट्स पड़ते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का और उनका इम्पेक्ट एनवायरनमेंट पर क्या पड़ता है, यानी कि मानवजनित गतिविधियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक स्थानीय जो लोकल हैं, क्षेत्रीय है, वैश्विक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, अपशिष्ट जिसमें ठोस अपशिष्ट हो गया, तरल प्रदूषण हो, जैव चिकित्सा खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा है इसी में यूनिट 9 में मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, यानी कि कौन कौन से जो प्रदूषक है उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मिनामाटा है वो पारा से होता है, मिनामाटा रोग जो है वह पारा से होता है। इसके अलावा नाइट्रेस से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह होते हैं, जो बीमारियाँ होती है ह्यूमन की, वो रिलेटेड पढ़ेंगे आप इसमें। प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे आप। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, मिट्टी ऊर्जा है, हाइड्रोजल है, जो क्या है इसमें, ये हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एंड फॉरेस्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल हजार्ड्स, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं पढ़नेंगी, उनको जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनसे बचने की, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप 1986 वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रयास पढ़ने पड़ेंगे जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है मेन मुख्य इंपॉर्टेंट, रियो शिखर सम्मेलन है, जैव विविधता पर सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता 2015 वाला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी वाले जो पेपर थे उनमें। ठीक है, अब है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है, ये लास्ट यूनिट है। हर पेपर में, मतलब पेपर 1 में भी आपको 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी और पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी। पेपर 2 में पेपर 1 में जो 10th नंबर की यूनिट है वो है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के संस्थान कौन कौन से हैं, उन संस्थानों में किस प्रकार के क्राइटेरियाज थे स्टूडेंट्स को एडमिशन के, कि कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी, कब कौन से समय में पढ़ाई जाती, उस समय का राजा कौन हुआ करता था, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और संस्थान का विकास हुआ। 1947 के बाद में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो डेवलप हुए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है, वो सारी पढ़नी पड़ेगी। भारत में ओरिएंटल पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम, ओरिएंटल जो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए थे, परंपरागत जो थे वो, गैर परंपरागत जो थे वो, जो कार्यक्रम थे सारे भारत में, वो पढ़ने पड़ेंगे। व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, जैसे PMKVY है, कौशल आधारित शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा है कि कौन सी शिक्षा देने से इंसान व्यवसाय कर सकता है, कौन सी शिक्षा से तकनीकी विकास हो सकता है, कौन सी शिक्षा से कौशल विकास हो सकता है, और सारी शिक्षा भी इसमें शामिल की गई और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, यानी कि सबसे अच्छा टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी कि आपके पर्यावरण के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। मूल्य शिक्षा क्या है, यह भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि किसके साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, कौन से स्तर पर कौन सा बिहेव ज़रूरी होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आर्टिकल्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल्स 21 ए में कौन सी चीज़ है, आर्टिकल 15 में कौन सी चीज़ है, आर्टिकल 70 कौन सी चीज़ है, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो कौन से आर्टिकल्स में है। इस प्रकार के जो संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 10 यूनिट्स। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात कौन सी है कि इस पेपर के प्रत्येक मॉड्यूल से
2 अंक वाले 5 प्रश्न निर्धारित किए जाने हैं। यानी कि 10 जो यूनिट है इनमें से हर एक यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न का मतलब हर एक यूनिट से 5 मतलब 10 यूनिट है तो 10 पंजे 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आपके। और हर एक यूनिट का हर एक यूनिट का जो 5 क्वेश्चन होगा, उन 5 क्वेश्चनों में से जो एक प्रश्न होगा उसके 2 अंक निर्धारित किए गए। जब भी दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए चित्र में चित्रात्मक प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं, जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए समान संख्या से प्रश्नों और वेटेज के बाद एक मार्क निर्धारित किया जाना चाहिए। जो पिक्टोरल क्वेश्चंस हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए अलग से वेटेज इसका निर्धारित किया जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें और इसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।